वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 18 अप्रैल 2026 और 18 अप्रैल 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि वर्ष 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा बना है। वर्ष 2026 में दुनिया में दुर्लभ खनिजों के सर्वाधिक भंडार कहाँ मिले और 15वां यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ हुआ, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये डेली आपको सुबह करंट की क्लास मिलती रहेगी। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी, वनपाल कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट की क्लास मिलती रहेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हमने कल 17 अप्रैल को क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2026 में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता कहाँ की? नई दिल्ली में। कोल्ड रिस्पॉन्स 2026 सैन्य अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? नाटो द्वारा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा ब्रेल लिपि और सांकेतिक भाषा सेवाएं कहाँ शुरू की गई? भोपाल में। भारत सरकार ने टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की मंजूरी कहाँ दी? धोलेरा, गुजरात में। 72वीं राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? वडोदरा, गुजरात। जियोडकॉन 2026 सम्मेलन किस विषय से संबंधित है? भूगणित से। 2026 के टाइम शो सूची में किन भारतीय मूल के नेताओं को शामिल किया? सुंदर पिचई और नील मोहन को। और एलआईसी के नए ग्राहक ऐप माई एलआईसी और बिक्री माध्यम मध्यस्थों के लिए सुपर सेल्स साथी ऐप का शुभारंभ किसने किया? तो एम नागराजन इसकी शुरुआत की है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका डेली टेस्ट आपको मिल जाता है, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको इसके अंदर मिल ही जाता है। तो ये आप जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपको 31 दिसंबर 2026 तक आपको डेली, वीकली, मंथली पीडीएफ आपको इसके अंदर मिलती रहेगी। तो इसका प्रिंट निकाल के पीडीएफ का उसमें आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 18 अप्रैल 2026 जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार सेशन को करेंगे लाइक और शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही गजब का प्रश्न है। वित्त वर्ष 2025-26 में किस देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनने का स्थान फिर से हासिल किया है? ये लीजिए भी। अब ये आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से भी करंट में महत्वपूर्ण हो गया। और जो साथी सेकंड ग्रेड स्पेशल तैयारी कर रहे हैं उसमें इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है, उसके अंदर विदेशी व्यापार से भी ये क्वेश्चन आपके लिए गजब का रहेगा। तो इसके अंदर अब क्या हुआ? अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बन चुका है चीन देश। कौन सा बन गया? चीन देश। अब याद रखना, अगर पेपर में आ जाए 2025 का तो आएगा अमेरिका, अगर आ जाए 2025-26 का आ जाए तो आएगा इसके अंदर है चीन देश। अब देखो डिटेल। चीन के साथ व्यापार हुआ है टोटल कुल 151.1 अरब डॉलर का और अमेरिका के साथ व्यापार हुआ है 140.2 अरब डॉलर का। ये दोनों आंकड़े याद रखने हैं। व्यापार घाटा कितना लगा चीन को? रिकॉर्ड देखें तो 112.16 अरब डॉलर यानी कि 131.63 अरब का आयात बना हुआ है, 19.47 अरब का निर्यात हुआ है। यानी कि निर्यात के अंदर भारत में व्यापार घाटा लगा है किसको? चीन को। निर्यात और आयात में देखें तो चीन को भारत का निर्यात हुआ है 36.66% बढ़ा, जबकि आयात में 16% की वृद्धि हुई है। तो ये कुछ व्यापार अगर करते हैं तो इसमें घाटा वगैरह भी लगेगा। इसके अलावा पिछले 4 वर्षों में देखें 2021-22 से लेकर 2024-25 तक अमेरिका है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। तो ये 2021 से लेकर 21-22 से लेकर 24-25 तक अमेरिका था, लेकिन अब वापस फिर चीन आ गया सबसे बड़ा भागीदार देश। चीन से पहले यूएई भारत का सबसे व्यापारिक साझेदार था। चीन 2013-14 से 17-18 तक, उसके बाद में 20-21 में भी भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार देश बना था। अब ये फिर 2025-26 के अंदर चीन है वो वापस आ चुका है। ये इंडियन इकोनॉमी का बड़ा गजब का प्रश्न है। ये जितनी भी डिटेल मैंने करवाई है अच्छे तरीके से याद रख लेना। अगला देखो, 2025 में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में किस स्थान पे पहुंच चुका है? ये लीजिए भी। हमने पढ़ा था कि भारत आ गया चौथी अर्थव्यवस्था और धीरे धीरे ये आने वाले समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? अब भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर
गिर चुका है, तो भारत इसके अंदर 6ठे स्थान पे आ चुका है। कौन से स्थान पे आ गया? भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 6ठे स्थान पे आ चुका है। और ये जो रिपोर्ट आई है वो आई है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। देखो 2025 में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह जानकारी IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हालिया डेटा से मिली है। पहले भारत की रैंकिंग इससे बेहतर थी, लेकिन अब इसमें गिरावट आई है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि भारत पहले चौथे स्थान पर था, लेकिन सीधा 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था रुपए के हिसाब से मजबूत विकास दिख रही है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अप्रैल 2026 की आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 में भारत की GDP 4.15 ट्रिलियन डॉलर रहने का अनुमान इन्होंने लगाया है। तो ये 4.15 ट्रिलियन डॉलर रहने का अनुमान लगाया है 2026 से 27 में। इसके अलावा इसमें क्या क्या है देखो, दूसरी ओर यूनाइटेड किंगडम की GDP ने 4.26 ट्रिलियन डॉलर रहने का अनुमान है लगाया। ये तो अलग अलग संस्था वगैरह होती है, अनुमान लगाती रहती है, और भारत को वैश्विक स्तर पर 6ठे स्थान पे ला दिया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे टॉप पे, चीन 2 नंबर पे आ गया, जर्मनी 3 पे और जापान आ गया 4 पे, और उसके बाद में 6ठे पे आ गया भारत। अब ये आपको याद रखने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि भारत इसमें आ गया 6ठे स्थान पे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्ष 2026 में दुनिया में दुर्लभ खनिज के सर्वाधिक भंडार किस देश में मिले हैं, जिनकी मात्रा लगभग 44 मिलियन टन है और वैश्विक हिस्सेदारी 48.9% है। आज की क्लास में शुरू में जो करंट के मैंने क्वेश्चन लिए वो भारतीय यानी कि आर्थिक समीक्षा के तीनों क्वेश्चन बने हैं। तो इसका उत्तर होगा चीन देश, यानी कि चीन देश के अंदर दुनिया में दुर्लभ खनिजों के सर्वाधिक भंडार मिले हैं। तो भारत की रैंकिंग इसके अंदर देखें, भारत है इसके अंदर तीसरे स्थान पे। देखो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्ष 2026 में दुनिया के दुर्लभ खनिजों के सर्वाधिक 44 मिलियन टन भंडार वो चीन के अंदर है, जो वैश्विक हिस्सेदारी का 48.9%। याद रखना ये आंकड़ा चीन के अंदर है 48.9। इसके बाद में दूसरे और तीसरे स्थान पे ब्राजील और भारत स्थित है, यानी कि 2 नंबर पे ब्राजील आ गया, 3 नंबर पे भारत है। भारत के पास 7.2 मिलियन टन यानी कि 8% दुर्लभ खनिजों के भंडार मिले हैं। कई बार इस प्रकार के आंकड़े पूछ लेता है एग्जामिनर, का कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि इसको इस भीड़ को कम करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन वो डाल देगा। 16 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय में भारत रूस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया था? ये देखो आपके सामने तस्वीर में भारत और रूस के बीच में गोलमेज सम्मेलन हुआ है, किसके लिए? इस्पात मंत्रालय से संबंधित। तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया, किस उद्देश्य से? तो इस्पात क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सीधी सी बात है, जब इस्पात मंत्री होंगे तो भारत, सीधी सी बात है, अभी उद्योग से संबंधित ये चर्चा रहेगी। तो 16 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में इस्पात मंत्रालय में भारत रूस गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। इस बैठक की सह अध्यक्षता इस्पात मंत्रालय के सचिव और रूसी संघ के उद्योग व व्यापार उप मंत्री मिखाइल यूरियन, कौन है? मिखाइल यूरियन ने की, और रूसी प्रतिनिधिमंडल में उद्योग और संबंधित क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय और रूसी प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत चर्चा हुई और उद्देश्य इस्पात क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करना है। इनकी सीधी सी बात है, अभी भाई इसमें पूछा जाएगा कि रूस की तरफ से कौन किसने भाग लिया? उप मंत्री मिखाइल यूरियन ने इसके अंदर भाग लिया था। तो कहाँ पे आयोजन हुआ? नई दिल्ली। मुंबई की श्रेया शांतनु मुंदाड़ा ने फ्रांस के बोर्डो में आयोजित 15वें यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 के अंदर कौन सा पदक जीता है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये मुंबई की है श्रेया शांतनु मुंदांडा। तो इन्होंने फ्रांस के अंदर आयोजित हुई थी 15वीं यूरोपीय गर्ल्स मैथमेट ओलंपियाड, इन्होंने इसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है। गजब का प्रश्न है अभी। ये देखो आपके सामने तस्वीर में पूरी टीम की, तो इन्होंने गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? फ्रांस के अंदर। तो गोल्ड मेडलिस्ट श्रेया शांतनु मुंदांडा मुंबई की है। ये आयोजन 15वां यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड हुआ बोर्डो फ्रांस में 9 से 15 अप्रैल को। ऐसा करने वाली पहली भारतीय ये छात्रा बनी है। भारतीय टीम का प्रदर्शन देखें तो वो 1 गोल्ड जीता, 1 सिल्वर जीता है केरल की संजना फिलो चाको ने, और 1 ब्रॉन्ज जीता है तमिलनाडु की शिवानी भरत कुमार ने इसके अंदर जीता। यानी कि 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज उपलब्धि। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। टोटल 67 देशों के अंदर भारत का स्थान
मिला है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है क्योंकि सीधा सा प्रश्न ये एग्जाम में टपकेगा। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एमसीए ने 2026-23 के घरेलू सीजन से कौन सी नई प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? ये गजब का प्रश्न है। तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने एमसीए ने 2026-23 के घरेलू सीजन के अंदर कौन सी नई प्रणाली लागू करने की घोषणा की? वो है खिलाड़ी अनुबंध प्रणाली। खिलाड़ी अनुबंध प्रणाली। ठीक है, ज़्यादा तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखना है इसको। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने 2026-23 घरेलू सीजन से खिलाड़ी अनुबंध प्रणाली लागू करने की घोषणा की। एमसीए की एपेक्स काउंसिल की हालिया बैठक में इसको मंजूर किया गया और इस प्रणाली के लागू होने के बाद एमसीए भारत का पहला राज्य क्रिकेट एसोसिएशन बन जाएगा जिसमें ऐसा व्यवस्थित पारिश्रमिक मॉडल अपनाया जाएगा। तो एमसीए का मतलब मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। ये पॉइंट आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। भारतीय पार्श्व गायिका आशा भोसले को दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ये गजब का प्रश्न है क्योंकि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, क्योंकि इनका हाल ही में आशा भोसले जी का निधन हो चुका है। एक गायिका है आशा भोसले, इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था सन 2000 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कब मिला? सन 2000 के अंदर इनको पुरस्कार ये मिला था। ठीक है, याद रखना आशा भोसले का जन्म महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में हुआ। ये प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका थी, उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। निधन 12 अप्रैल 2025 को मुंबई में 92 वर्ष की आयु में। सन 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित और 2 बार ग्रैमी पुरस्कार के लिए वो नामांकित हो चुके। याद रखना 2000 के अंदर दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2 बार ग्रैमी पुरस्कार और हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 24 अप्रैल 2023 को इनको प्रदान किया गया था। ये पॉइंट अभी मैंने ताज़ा आपको करवाया। इसने अपने करियर का पहला गाना 1943 में मराठी फिल्म माझा बाल के लिए गाया गया था। ठीक है, क्योंकि चर्चित व्यक्तियों में ये क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने के लिए मसौदा तैयार करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी। पहला पॉइंट ये। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया? 6.9% कर दिया। और विराट कोहली के नाम अब आईपीएल में बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। ये वन लाइनर है, सीधे सीधे प्रश्न छपेंगे। इसके अलावा हरिवंश लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के पद पर निर्विरोध चुने गए क्योंकि वे इस पद को संभालने वाले पहले मनोनीत सदस्य बन चुके हैं। तो ये पॉइंट याद रखना, इस पद को संभालने वाले पहले मनोनीत सदस्य। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी जी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के उच्च स्तरीय सम्मेलन के पहले संस्करण की अध्यक्षता करेंगे। और भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडलों के महासंघ ने अनंत स्वरूप को नया सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया है। तो ये 6 के 6 वन लाइनर है, इनको अच्छे पढ़ लेना। यानी कि फिक्की ने अनंत स्वरूप को नया सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया है। तो ये वन लाइनर सीधे पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो सुजीत कलकल और अभिनव पांडवल ने। ठीक है, इसको याद रखना। और अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। 83वीं सीनियर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ? जयपुर, इंदौर, भोपाल, पुणे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनी थी? सुमित्रा महाजन। अब पहले तो आपको पता है, सभी पता है भी मीरा कुमार थी, और दूसरी कौन थी? सुमित्रा महाजन। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा? तो ये अनुच्छेद 141 के तहत। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से कोई। और एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो 2 बार उप प्रधानमंत्री बने थे वो थे देवीलाल चौधरी। और यदि राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है तो कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता? तो वो अनुच्छेद 19। ये याद रखना अच्छे तरीके से। इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन वो आपको मैं कल करवाऊंगा। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज। लोक लेखा समिति या जन लेखा समिति का सर्वप्रथम गठन कब हुआ और इसमें अधिकतम कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? अविश्वास प्रस्ताव एक बार रद्द होने पर पुनः कितने समय तक नहीं लाया जा सकता? और किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति 2 या 2 अधिक राज्यों के विधानमंडलों का सदस्य नहीं होगा? और राजस्थान के ऐसे उप मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल आपको लगातार दी जा रही है, इनकी अच्छे तरीके से पढ़ो और
बढ़िया तरीके से इनके जवाब दिया करो ताकि साथ साथ में ये चीज़ें आपकी याद हो जाए। और ये फर्स्ट ग्रेड की 1.0 बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है नानक क्लासेस की, और जल्दी 2.0 आ जाएगी। और ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। और ये सेकंड ग्रेड प्लस पीटी, थर्ड ग्रेड है, एलडीसी है, सीएटी, इन सब की टेस्ट सीरीज चल रही है। इनको आप लेकर अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी करंट की क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।